with Science Class 10 Board Preparation. So children, we are continuing with Chapter 3, that is Metals and Non-Metals. और उसका next topic है Anodizing. Anodizing is an important topic and many times I have seen questions being asked from here. Short question आता है लेकिन इसमें से भी आता है. Now what is anodizing? पहले तो हमें उसकी definition पता होनी चाहिए. Anodizing children, जब एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक उसकी ऑक्साइड लेयर की कवरिंग आ जाए उसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन एल्यूमिनियम मेटल. अब हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें? व्हाट वी डू, हम इसी लेयर को थिक बना देते हैं और कई बार उसको कलर्ड बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं और एल्यूमिनियम की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं. सो एल्यूमिनियम when it is exposed to air, it develops a thin layer of oxide, that is aluminum oxide, which makes it resistance to further corrosion. यानी अंदर की layers बच गई corrosion से. You are preserving those layers. Now this layer can be further thickened or improved for making it more secure. आप उस अंदर की लेयर को और सिक्योर कर सकते हो उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक बना के. उसे हम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से. सो लेट अस सी हाउ इलेक्ट्रोलिसिस. अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज टेकन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एज एनोड. नाउ व्हाट इज दिस एनोड? एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ यू इलेक्ट्रोलाइज इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ व्हाट विल हैपन? Oxygen gas will be evolved at anode, which will further react with aluminium, making aluminium oxide. This layer will be thicker. Later on, you can color it. उसको आप और attractive बना सकते हैं. So this is about anodizing. The next topic is reaction of metals with water. तो आइए देखें metals water के साथ कैसे react करते हैं. अब इसकी एक जनरल सी इक्वेशन हम पहले देख लेते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे रिएक्ट फर्दर विद दिस वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स. तो हमें फाइनली क्या दिखता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बीइंग लिबरेटेड. नाउ वी विल सी दैट इफ वी फॉलो द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो सभी मेटल्स एक सा रिएक्शन नहीं दिखाते. दिस वाज अ जनरल इक्वेशन जो हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड लो रिएक्टिव मेटल्स. तो लेट अस सी. जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो दो मेटल्स हैं, पोटेशियम एंड सोडियम. नाउ दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर ऑल्सो. If you take a small piece of sodium and you throw it in water, what will you see? It will catch fire. Why does it catch fire? Now, sodium या potassium को अगर हमने पानी में react किया तो they form potassium hydroxide, sodium hydroxide along with liberation of hydrogen gas and heat is liberated. ये दोनों reactions exothermic हैं. Now this heat is so much, ये heat इतनी ज्यादा है कि इस heat की वजह से ये हाइड्रोजन गैस catches fire. इस हाइड्रोजन गैस को fire लग जाती है, it catches fire. So that is why if you take a sodium or potassium metal and throw it in cold water, they catch fire. Why? Exothermic. Heat is enough, quite a lot to enabling हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर. इस हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है. नेक्स्ट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम. अब कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अब ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसकी हीट एनर्जी लिबरेटेड कम है. इट इज नॉट सो मच कि ये हाइड्रोजन गैस fire catch कर ले, right? So calcium when thrown in water will not catch fire even though it is exothermic. Now there is a question कि metals like calcium and magnesium
when treated with water, when reacted with water, they start floating. ये एक important board question है. Why do they float? Now what happens? ये जो hydrogen gas इस reaction में liberate हुई, it goes and sticks to the outer surface of the metal. जब ये गैस मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाती है तो मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग. सो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड. दिस हाइड्रोजन गैस sticks to the outer surface of calcium metal which helps it to flow. अब मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या डिफरेंस है रिएक्शन में? मैग्नीशियम will not react with cold water. Magnesium reacts with hot water. Now magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide, hydrogen gas liberated. This hydrogen gas sticks to the outer surface of magnesium and it starts floating. Now next is जो next metals आ रहे हैं that is aluminium, zinc, iron. इनके reaction में और पिछले metals के reaction में क्या difference है? Now they do not react with cold water. They don't even react with hot water. तो ये किस वाटर से रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करेंगे ओनली विद स्टीम, यानी वेरी वेरी हॉट वाटर. सो एल्यूमिनियम एंड आयरन दे रिएक्ट विद स्टीम, नॉट फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड्स बट फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड्स along with the liberation of hydrogen gas. And if I talk about the very low metals in the reactivity series like copper, silver, मर्क्यूरी, गोल्ड, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. दीज फोर मेटल्स कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते इवन इफ यू ट्रीट देम विद स्टीम. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. वी हैव डन दिस टॉपिक स्लाइटली इन चैप्टर 1, लेकिन अब हम इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, अगर हम इसका एक जनरल सी इक्वेशन देखें तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अब एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसमें हमने ये चार मेटल्स दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करके देखा. हमने देखा दैट ऑल दीज रिएक्ट विद dilute hydrochloric acid to form salt and hydrogen gas is liberated. अगर हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो हाइड्रोजन विच इज अ वेरी एक्सेप्शनल एलिमेंट, ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे व्हाई इज इट एक्सेप्शनल. तो हमने देखा ये सब उसके दे आर अबव इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स थे और जैसे आप नीचे नीचे गए दीज वर लेस रिएक्टिव, राइट? Now we notice that these metals which were above hydrogen reacted with dilute hydrochloric acid to displace hydrogen from HCl. और उन्होंने क्या बनाया? Salt and hydrogen gas. So more reactive metals displace hydrogen from HCl. इसीलिए जब हमने ये चार metals का reaction dilute HCl के साथ किया तो respective salt मिला, hydrogen gas was evolved. Now just watch. Magnesium and dilute hydrochloric acid forms respective salt. Magnesium chloride, balance the equation, hydrogen gas liberated. Coming to aluminium, aluminium chloride, hydrogen gas liberated. Zinc chloride, hydrogen gas will be liberated. Similarly, iron chloride will be formed and hydrogen gas will be liberated. अब जब हम इस एक्टिविटी को देखेंगे तो we will notice that the speed or the reaction of magnesium will be fastest. That means अगर हम इनको ऑर्डर में लगाएं तो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है मैग्नीशियम मेटल का वो एल्यूमिनियम से ज्यादा फास्ट है, एल्यूमिनियम का जिंक से ज्यादा फास्ट है और जिंक का आयरन से ज्यादा फास्ट है. सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि ये रिएक्टिव ज्यादा है, ये उससे कम है रिएक्टिव. दिस इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड आयरन इज less reactive than zinc. So the order of reactivity goes on decreasing as you go from magnesium to iron. So this is an activity of your NCERT. Okay. अब जब भी हम कोई रूल पढ़ते हैं और उसकी कोई एक्सेप्शन हो तो वो हमें आनी चाहिए. अब रूल था metals react with dilute acids to form salt and hydrogen.
लेकिन उसकी एक्सेप्शन है दैट हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी लिबरेटेड अगर आपने मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हमने मेटल्स को रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ CBSE board examination. Now why hydrogen gas is not liberated? Now we know that HNO3, that is nitric acid, is a strong oxidizing agent. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. वो एजेंट्स होते हैं जो खुद रिड्यूस होके दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. सो दिस नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी उससे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देती है और खुद रिड्यूस हो जाती है. इट गेट्स रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कौन कौन से ऑक्साइड्स? N2O, that is डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, that is नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So that means an exception to this rule was nitric acid. लेकिन इस फर्दर इसका एक्सेप्शन है that metals like magnesium, manganese, they react with very dilute HNO3 to give hydrogen gas. So जब भी हम कोई रूल पढ़ते हैं उसके एक्सेप्शन जरूर याद रखिए. And here we have two exceptions. One was nitric acid reaction and second was that magnesium and manganese still react with HNO3 to give hydrogen gas. So our next topic, children, is the reaction of metals with solution of other metal salts. अब ये टॉपिक करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे. एक्टिविटी है which we have already done in chapter 1. It is a repeated activity. हमने एक कॉपर वायर ली और एक आयरन नेल लिया. कॉपर वायर को हमने ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, राइट. एंड कॉपर आयरन नेल को हमने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया. अब हमने उसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया. जस्ट लीव इट असाइड फॉर 20 मिनट्स. आफ्टर 20 मिनट्स what do you observe? You will observe that copper wire in ferrous sulfate solution will show no change. No, not at all. कोई change नहीं होगा. It's just dipped और वो dipped ही रह जाएगी. Now when you look at iron nail dipped in copper sulfate solution, आप देखोगे कि जो iron nail थी, it was brand new before that, shining. उसके ऊपर copper deposit होना शुरू हो गया and the blue colored copper sulfate solution started turning green. वो light green color, it started turning green. So this ferrous sulfate, due to the formation of ferrous sulfate, ये blue copper sulfate green turn होना शुरू हुआ. अब इस एक्टिविटी से हम क्या जज कर सकते हैं? We can come to the conclusion that if you look at the metal reactivity series, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी उन सब में देखा कि सभी मेटल्स एक सा रिएक्शन नहीं दिखाते. कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स मीडियम रिएक्टिव हैं, एंड सम मेटल्स आर हाईली नॉन रिएक्टिव, राइट. उन्हें हमने एक सीरीज में लगाया व्हिच वाज कॉल्ड मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था. दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड एज यू गो डाउन they start becoming less and less reactive. Finally they become least reactive as you go to gold, और gold से भी नीचे आता है platinum. Okay, अब इस activity series से हमने reactivity series से ये देखा that metals which are higher in the series are able to displace the salt, the metal from salt solution, from the salt solution of the second metal. That means metal A will displace B from its salt solution only if it is higher in the reactivity series. अब हम देखें, iron is higher than copper, so iron will be able to displace copper, but copper is lower than iron, so copper will not be able to displace iron. So this with this we come to a conclusion कि ये जो एक जनरल इक्वेशन है, दिस कैन बी अप्लाइड
इवन एज पर आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े थे तब भी ये रूल पढ़ा था दैट अ मेटल विच इज हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज will displace another metal from its salt solution only if A is higher than B in the reactivity series. Next topic is reaction of metals with non-metals or formation of ionic compounds. Now students, ये बहुत important topic है और इसमें से 3 to 5 marks का questions बहुत they're very common. मैंने बहुत बार देखा है 3 marks, 4 marks, 5 marks questions come from this topic. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास 9th के टॉपिक से लेंगे. नाउ व्हेन यू स्टडीड एटम्स इन क्लास 9th, आपने देखा कि एटम किस चीज का बना है. एटम एक न्यूक्लियस का बना है और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. और उस न्यूक्लियस के आसपास क्या है, शेल्स हैं, जिन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. और उन शेल्स का हम नाम रखते हैं KLM, दोज आर द शेल्स. अब जब हमने क्लास 9th में एटम्स चैप्टर पढ़ा, हमने वहां 3 तरह के एटम्स देखे, नोबल गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स. नोबल गैसेस क्या होती हैं और वो क्यों नोबल कहलाती हैं? नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनका लास्ट या वैलेंस शेल फुल है. दैट मीन्स दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग, दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और नेचर में हमें ये फ्री स्टेट में मिलती हैं. लाइक हीलियम कैन बी फाउंड एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन. नाउ व्हाई, लेट अस सी. हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. अब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी लास्ट शेल, इसका के शेल ही लास्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एब्सोल्युटली स्टेबल, नो रिएक्शन. नियॉन, नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2 and 8, लास्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज स्टेबल. जब एल शेल है लास्ट शेल और उस एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इट इज स्टेबल, नो रिएक्शन. आर्गन 18, एटॉमिक नंबर 18, 2, 8, 8, इसका भी लास्ट शेल सेटिस्फाइड, मीनिंग देयरबाय that these elements are stable, they don't react with anything. Now coming to metals. metals के जो last shell होता है या जो valence shell है, उसमें 1, 2 या 3 electrons होते हैं. Alright, now let us take one example. Sodium. Sodium का atomic number 11, तो उसकी electronic configuration क्या है, KLM shell, 2, 8, 1, यानी last shell 1 electron, means it is unstable. Magnesium 12 electrons, 2, 8, 2, that means unstable, क्योंकि इसका last shell incomplete है, it's not full. Aluminium 13, atomic number 13, 2, 2, 8, 3. So that means metals are reactive. Why? Because they have 1, 2 or 3 electrons in the last shell. वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं. वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, वो अपना 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, डोनेट करके स्टेबल हो जाएंगे. लेकिन डोनेट किसको करेंगे, वो डोनेट करेंगे नॉन मेटल्स को. वाई? बिकॉज नॉन मेटल्स हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. देखें, नाइट्रोजन atomic number 7, so 2 and 5, last shell 5 electrons, unstable. Oxygen 8, 2 and 6, unstable. Chlorine last shell, atomic number 17, it's a halogen. Chlorine is a halogen. Halogens क्या होते हैं, जिनके last shell में, valence shell में 7 electrons होते हैं. So 2, 8, 7. Okay. अब ये भी unstable है, ये भी unstable है. Metals are unstable because they want to donate electrons. Non-metals are unstable because they want to gain electrons, ताकि उनका last shell full हो जाए और वो भी noble gases की तरह stable हो जाए. तो हम इनके कुछ examples लेंगे. एक सबसे common example ionic compound का है सोडियम क्लोराइड, नमक, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. अब इसने सोडियम एटम और क्लोरीन एटम ने कैसे बॉन्ड बनाया, दैट वी आर गोइंग टू सी.
नाउ सी सोडियम 281, यानी सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1. क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. नाउ कैन दिस डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम to form a bond? Let us see how. Sodium will give away 1 electron and form sodium positive ion or cation. और इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. अब वो निकाला, डोनेट किया. There was something to accept that. वो क्या था? क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम ने यही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. गेन करके इसने क्या बनाया? Chlorine negative ion or anion. Now what will happen? This sodium positive ion and chlorine negative ion together will form one molecule of sodium chloride, जिसका overall charge will be neutral. Why? Because positive balances the negative. So that means the reaction between metals and non-metals form ionic compounds. How? Where the metals donate the last shell electrons and the non-metals gain those last shell electrons and form a very strong bond called ionic bond. तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और पॉजिटिव आयन बनाया, दैट इज कैटायन. यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम ने एक्सेप्ट किया, राइट, एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन नेगेटिव आयन और द एनायन. अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड इट डोनेट्स it to chlorine atom which has 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 7. ये इसने डोनेट कर दिया. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. तो बन गया सोडियम क्लोराइड. सो बिकॉज सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल. अब सोडियम ऑक्साइड देखें. सोडियम के 2 एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेंगे एंड ऑक्सीजन विल गेन 2 electrons. It has 6. 1 2 3 4 5 6. Now these 2 electrons will be donated to 1 oxygen atom to form Na2O. 2 sodium atoms donating 1 electron each to form sodium positive ions, right? And the 2 sodium atoms, और क्या हुआ? These 2 electrons were accepted by 1 oxygen atom. तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा. Coming to magnesium oxide. Magnesium last shell 2 electrons. Oxygen last shell 6 electrons. 6. तो ये 2 electrons डोनेट करेगा मैग्नीशियम, फॉर्मिंग MgO. Magnesium chloride. Now magnesium has 2 electrons in the last shell. Chlorine needs only 1 because chlorine की electronic configuration क्या है? 287. It is a noble gas. Sorry, it is a halogen. It is a halogen and it has 7 electrons in the last shell. अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए. सो क्लोरीन के 2 एटम्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7. सो 1 डोनेटेड, 2 डोनेटेड एंड इट फॉर्म्स MgCl2. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स समझ में आ गया. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फर्स्ट, फिजिकल स्टेट. जब हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने लगे तो हम माइंड में एक एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट. अब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? इट्स सॉलिड एंड हार्ड. व्हाई इट इज सॉलिड एंड हार्ड? व्हाई? बिकॉज जो आयनिक बॉन्ड्स हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं.
ये क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि एक एटम, मेटल का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल उसे एक्सेप्ट करता है, तो जो बॉन्ड फॉर्म है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दे आर सॉलिड एंड हार्ड. कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई रहते हैं. व्हाई आर दे हाई? अगेन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी. देन सॉल्युबिलिटी. ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड ऑल. ठीक है. देन लास्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? अगर आयंस होंगे तो ये कंडक्ट करेंगे. यस, दे विल कंडक्ट in molten state or in aqueous state. Why? Because they will break up into ions in aqueous state और जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यही आयंस उसे कंडक्ट करेंगे. राइट. सो चिल्ड्रन, विद दिस आई रेस्ट माई वीडियो फॉर टुडे. आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं. आई होप आपने जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया. यू एंजॉयड द वीडियो. And so children, thank you and have a nice day.